हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था जो कि पार्ट 1 के अंतर्गत जिसमें 25 क्वेश्चन हमने आपको बताया था। जो उसमें टॉपिक था शक्ति उत्पादन था, और आज का भी टॉपिक है वो शक्ति उत्पादन है, अर्थात पावर जनरेशन से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। और जितने भी छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको PDF भी देखने को मिल जाएगा। PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि संयंत्र में भंडार से बॉयलर एक कोयला, इसमें ऑप्शन दिया गया कि बाल्टियों द्वारा ले जाया जाता है, बी ऑप्शन दिया गया कि भी बेल्ट द्वारा ले जाया जाता है, सी ऑप्शन दिया गया ट्राली द्वारा ले जाया जाता है, और डी ऑप्शन दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है कि भी बेल्ट द्वारा ले जाया जाता है। संयंत्र में भंडार से जो बॉयलर तक कोयला पहुँचाया जाता है वो भी बेल्ट द्वारा पहुँचाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि अति तापक में ऑप्शन दिया गया तापक्रम स्थिर रहता है, दाब बढ़ता है, बी ऑप्शन दिया गया कि तापक्रम कम होता है, दाब बढ़ता है, सी ऑप्शन दिया गया तापक्रम बढ़ता है, दाब स्थिर रहता है, और डी ऑप्शन दिया गया कि ताप व दाब दोनों स्थिर रहते हैं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर की तापमान जो है वो बढ़ता है और दाब जो होता है क्या रहता है, स्थिर रहता है। नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका होता है अति तापक में। तो सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दुग्ध गैसों के रूप में व्यर्थ जाने वाली उष्मा को पुनः तापन के लिए प्रयोग करने हेतु प्रयुक्त उपकरण है अतितापक या बॉयलर या मित्तियोपयोजक या चिमनी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको बोला जाता है मित्तियोपयोजक। ये आप पावर जनरेशन जब आप पढ़ेंगे चैप्टर तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बांध के पीछे जमा जल को क्या कहते हैं। बांध के पीछे जमे जल को हम क्या बोलते हैं, टिलरिस बोलते हैं या हेडरिस बोलते हैं या उत्प्लावन मार्ग बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको बोला जाता है हेडरेस। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ड्राफ्ट ट्यूब के द्वारा कार्य किया जाता है। टरबाइन से निकले जल को टिलरिस में विसर्जित किया जाता है, या पेन स्टॉक में आने वाले जल को रोका जाता है, या बांध में तैरने वाले पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, या जल को वाल्व हाउस द्वारा या वाल्व हाउस तक पहुंचाना जाता है। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा कि जो ड्राफ्ट ट्यूब होता है उसके द्वारा टरबाइन से निकले जल को टिलरिस में पहुंचाने को ही विसर्जित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि माध्यम शीर्ष शक्ति संयंत्र का जल शीर्ष कितना होता है, 10 से 40 मीटर, या 60 से 120 मीटर, या 100 से 170 मीटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है बी ऑप्शन, 60 से 120 मीटर। कितना, 60 से 120 मीटर होता है शीर्ष इसका होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शीर्ष के आधार पर जल विद्युत शक्ति संयंत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, या 3 प्रकार के, या 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के। तो साथियों इनकी जो संख्या होती है वो केवल 3 होती है, जो कि मैं आपको अगले क्वेश्चन में कवर किया उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा 3 होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि टरबाइन की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वाल्व हाउस द्वारा, या प्रत्यावर्तक द्वारा, या गवर्नर द्वारा, या पावर हाउस द्वारा। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको गवर्नर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि वाल्व हाउस द्वारा कार्य किया जाता है बांध में तैरने वाले पदार्थों को बाहर निकालने में, या जल को ड्रॉप ट्यूब तक पहुंचाने में, या जल को सूखे
मौसम के लिए एकत्रित करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि इनमें से कोई नहीं। हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रेशर चैनल का कार्य होता है पावर हाउस तक जल पहुंचाना या टेल रेस तक जल पहुंचाना या वाल्व हाउस तक जल पहुंचाना या हेड रेस तक जल पहुंचाना। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी कि वाल्व हाउस तक जल पहुंचाना। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर के द्वारा ऊर्जा का खाली स्थान होता है, रूपांतरण होता है या अवशोषण होता है या स्थानांतरण होता है या इनमें से कोई नहीं। जो अल्टरनेटर होता है साथियों, नाम आपने सुना होगा, इसके बारे में भी जानते होंगे। इसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, रूपांतरण होता है, स्थानांतरण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि मंदक के रूप में कौन सा अवयव प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट या भारी जल या बेरिलियम या ये सभी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोला जाता है ग्रेफाइट, भारी जल और बेरिलियम जो होते हैं ये मंदक के रूप में अवयव के प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है और यहाँ पर 3 अवयव का नाम दिया गया है, ये सभी जो है इस मंदक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ये सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नियंत्रण छड़ का कार्य है रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा को कम करना या न्यूट्रॉन की गति को कम करना या उत्पन्न अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोखना या उपयुक्त ए व सी दोनों। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि उपयुक्त ए व सी दोनों। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि मंदक का कार्य है। साथियों मंदक का कार्य क्या होता है, देखिए मंदक का कार्य होता है दोस्तों कि न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा को धीमा करे, मतलब कि कंट्रोल भी करे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि परावर्तन का कार्य है, परावर्तक का कार्य क्या होता है। साथियों परावर्तक का कार्य होता है न्यूट्रॉन को संरक्षित करना। अब इसमें जो परावर्तक का कार्य दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया कि न्यूट्रॉन को संरक्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग की जाती है कैडमियम की छड़ें या बोरान की छड़ें या यूरेनियम की छड़ें या ए व बी दोनों। साथियों नियंत्रण छड़ के रूप में जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम बोरान की छड़ें और कैडमियम की छड़ें, जो कि यहाँ पर ए और बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन मारेंगे सही कि ए व बी जो दोनों ऑप्शन दिए गए ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिक्रिया टरबाइन में किसके संवेग वेग बढ़ता है, वाष्प के या जल के या ताप के या ये सभी के। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वाष्प के द्वारा प्रतिक्रिया टरबाइन में सापेक्ष वेग बढ़ता है। तो ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जल टरबाइन का प्रकार है। मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो जल टरबाइन है वो 3 होते हैं। इसमें जो आपका होता है पेंटनविल टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लॉन टरबाइन होता है। तो ये 3 आपके हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल सही दिया गया है साथियों ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपयुक्त सभी। ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। पेल्टनविल टरबाइन, फ्रांसीसी टरबाइन और कैप्लॉन टरबाइन मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पेल्टनविल टरबाइन प्रयुक्त होते हैं उच्च शीर्ष संयंत्रों में या निम्न सतह संयंत्रों में या ए व बी दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि उच्च शीर्ष संयंत्रों में। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी टरबाइन होते हैं प्रतिक्रिया टरबाइन या आवेग टरबाइन या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्शन नंबर ए की प्रतिक्रिया टरबाइन। हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि जनयंत्र के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा होती है विद्युत या यांत्रिक या एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो जनरेटर होता है साथियों, उसके द्वारा हम कौन सी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसमें हम करते हैं विद्युत। कौन सा? विद्युत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी टरबाइन प्रयुक्त होते हैं माध्यम शीर्ष शक्ति संयंत्रों में या उच्च शक्ति शीर्ष संयंत्रों में या ए व बी दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 47 में आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि माध्यम शीर्ष शक्ति संयंत्रों में। ए ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि रोटर किस पदार्थ का बना होता है, इस्पात का या स्टेनलेस स्टील का या तांबा का या इनमें से कोई नहीं। जो रोटर होता है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, जो कि ऑप्शन में आपको बी देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 की संपूर्ण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से निकली ऊर्जा कितने टन उच्च गुणवत्ता वाले कोयले से निकली ऊर्जा के बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपका सही हो जाता है 4500 टन, जो कि ऑप्शन में ए देखने को मिल जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट भी हुआ है ITI एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि एंथ्रासाइट कोयले का कैलोरीफिक मान लगभग होता है, मतलब कितने यहाँ पर जूल प्रति किलो यहाँ पर ग्राम होता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो ओजन होता है साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 30,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें जो 30,000 दिया गया, हमारा बी ऑप्शन दिया गया, तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ITI की हर एक क्वेश्चन मिलते रहेंगे इसी तरह।